Hello everyone, welcome to Kachi Pakki Padhai. So today we are going to study chapter number 1, Nationalism in India. तो बेसिकली क्या हुआ था, हम लोगों ने जब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री स्लाइटली बोरिंग हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज हिस्ट्री पढ़ना इज अ वेरी बिग टास्क. तो हियर वी आर गोइंग टू डू हिस्ट्री पर चंक्स में करेंगे, मतलब हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे. सो द इंट्रोडक्टरी पार्ट हैज नथिंग दैट मच इम्पोर्टेंट. मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ इसको. As you have seen, modern nationalism in Europe came to associated with the formation of nation state. Nation state क्या होता है, ये हमने यूरोप में पढ़ा है. ठीक है, और मैं यूरोप जब पढ़ाऊंगी तब मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी. It also made a change in people's understanding of who they are and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did the consciousness emerge in India? अब basically जब यूरोप इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडियन लोगों ने भी देखा कि भैया वहां पे तो सब कुछ उनके पास नए सिंबल्स भी आ गए, आइकन्स भी आ गए, जो उनको रूल करे थे वो वहां से भाग के गए. तो कहीं ना कहीं पे तो इंडिया के लोगों को भी लगा ना, जो हमारे लीडर्स थे लाइक महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की, अब हमें भी तो फ्रीडम चाहिए चाहिए. In India, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. कॉलोनी क्या होता है, जो कंट्री रूल हो रही होती है. इंपीरियल क्या होता है, जो कंट्री रूल कर रही होती है. तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. दैट मीन्स हमें जो हमारी इंपीरियल कंट्री है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो आउट नहीं करना. People begin discovering their unity in the process of their struggle in colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provides a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently. मतलब हर एक इंसान को तो different different लगेगा ना. फॉर एग्जाम्पल रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर है तो वो क्यों चाहेगा कुछ भी, वो कुछ नहीं चाहेगा. उनको पता है कि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force six groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. अब अगर हमें एकता लेकर आनी है कहीं पे भी तो वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के तो आ ही नहीं सकती है. अब हम क्या करेंगे, द लास्ट पैराग्राफ आई एम नॉट रीडिंग, यू रीड इट वंस. मैं इसके आगे भी प्रॉपरली पढ़कर नहीं पढ़ाऊंगी, मैं समराइज करूंगी, आप एक बार खुद कीजिएगा. So the first part of the chapter says the first world war खिलाफत and non cooperation, right? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, 1914 टू 1918, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो बदली थी. अब वो कैसे बदली थी, देखो जी. अगर हम फाइट कर रहे हैं तो हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए. डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमें गन्स भी चाहिए, तो हमें सोल्जर्स भी चाहिए, हमें उनको मेंटेन करने के लिए पैसा भी चाहिए. अब यहाँ पे वॉर तो हमने लोन लेके कर ली, बट हमें और भी तो चीजें चाहिए. तो उसके लिए इनकम टैक्स रिड्यूस किया गया, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो नई इश्यूज आए थे वो ये आए थे कि क्रॉप फेलियर हो गया था, तो हर एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया था. और जो विलेजेस थे, जो गांव थे, वहां पे थी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट. दैट मीन्स जबरदस्ती लोगों को बोला जा रहा था कि आपको आर्मी में पार्टिसिपेट करना ही करना है, आपको अपने देश के लिए फाइट करना ही करना है. ठीक है, उसके बाद इन सबको किसने, भैया अब इतना सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है, अब इन सबके साथ दोस्ती हो गई एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरने लग गए. विच वर लाइक 12 to 13 मिलियन पीपल वर डेड. पीपल लोगों ने होप किया था कि ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो हमारी जितनी भी हार्डशिप्स थी वो ओवर हो जाएंगी, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं. उल्टा एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल बन गया. ठीक है, तो ये क्या था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के जितने भी इश्यूज थे वो सारे. अब हम बात करेंगे सत्याग्रह की. सत्याग्रह किसने किया था, सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, राइट? महात्मा गांधी इंडिया आए थे जनवरी 1950 में, और वो क्या करके आए थे, वो साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के अगेंस्ट एक फाइट लड़कर आए थे, जिसमें वो स्लाइटली सक्सेसफुल थे, मतलब वो सक्सेसफुल थे. ठीक है, अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह था कि हमें पावर ढूंढनी है सच्चाई की, और हमें सच ढूंढना है. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, उनको ये लगता था कि अगर मैं वैसे सही हूँ तो जो मेरा स्ट्रगल है, ठीक है, वो भी अगर जब नाइंसाफी के अगेंस्ट ही है, ठीक है, तो मैं फिजिकल फोर्सेस तो मेरे लिए नेसेसरी ही नहीं है. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम अग्रेसिव नहीं होंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम बिना लड़ाई झगड़े के और धर्मा का जो मार्ग है उसको अपना कर ये सारे इंडियंस को यूनाइट करेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएंगे. उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया सत्याग्रह मूवमेंट को 3 जगहों पे ऑर्गेनाइज. 1916 में उन्होंने किया चंपारण बिहार में, जहाँ पे वो चाहते थे कि पेजेंट्स का जो स्ट्रगल चल रहा है, किसके अगेंस्ट चल रहा है, पेजेंट्स का यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है हमारे प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट.
तो वो चीज ओवर हो जाए। 1917 में उन्होंने किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, जहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से लोग रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। लोग कौन, पीजेंट्स बेसिकली, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनका जो रेवेन्यू था, उनकी मांग थी कि वो खत्म हो जाए यहाँ। फिर महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने किसके अगेंस्ट चलाई, किसके लिए चलाई, वो चलाई कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, राइट। फिर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पास हुई थी, 1919 में हुई थी। किसने करी थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने करी थी। इंडियन मेंबर्स ने उसको हमेशा अपोज किया था। यहाँ पे जो हमारी सरकार थी, उनको बहुत सारी पावर मिल गई थी, किसके लिए, कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को आपको नीचे दबाना है, ये लोग बहुत उड़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल देंगे और उनका कोई भी पॉलिटिकल ट्रायल नहीं होगा, मतलब ये लोग कोर्ट तक नहीं जाएंगे। अब महात्मा गांधी कहते हैं कि यार ये तो आपकी अच्छी बात नहीं है, तो महात्मा गांधी ने इस केस में क्या किया, उन्होंने हड़ताल ऑर्गेनाइज करी। कब ऑर्गेनाइज करी, 6 अप्रैल को। यहाँ पे रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई सिटीज में, वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, उसके बाद रेलवे वर्कशॉप भी बंद हुई और शॉप्स को भी क्लोज डाउन कर दिया गया। अब इन सारी चक्करों में क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन लाइन थी वो तो रेलवे थी, टेलीग्राफ थी, वो भी डिस्टर्ब हो गई। क्यों, क्योंकि पहले के जमाने में हमारे पास ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना जीमेल था, ना ईमेल था, कुछ भी तो नहीं था। अभी सारी चीजें क्या थी, ये डिस्टर्ब हो गई, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा थोड़ा इशू होना स्टार्ट हो गया। अब लोकल लीडर जितने भी अमृतसर में थे, उन सबको उठा लिया गया और महात्मा गांधी को बोल दिया कि आप दिल्ली नहीं आओगे। 10 अप्रैल को जो पुलिस वाले थे, ठीक है, अमृतसर में, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन, मतलब सत्याग्रही सिर्फ और सिर्फ बैठ के वहां पे क्या करे थे, प्रोटेस्ट करे थे, उनके ऊपर चला दी गोलियां। ठीक है, अब उसके बाद जनरल डायर जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। अब जो उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये था कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे 13 अप्रैल को बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ लोग आए थे मार्शल लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब लोग अवेयर नहीं थे कि मार्शल लॉ जैसे कोई लॉ इम्पोज हुआ है, लोग अपने त्योहार मनाने के लिए पहुंच गए वहां पे। अब उसके बाद क्या हुआ, जनरल डायर जी को पता चला, उनको बहुत गुस्सा आ गया कि ये लोग तो मेरे अगेंस्ट ऐसे जा रहे हैं। अब जनरल डायर जैसे जलियांवाला बाग पहुंचे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया। अब उन्होंने उसके बाद वहां पे ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई। अब जनरल डायर बेसिकली यहाँ पे क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरे को सत्याग्राही जितने भी है ना, उनके मन में एक फीलिंग ऑफ टेरर घुसाना है, और ये घुसाना है कि सारी पावर हमारे ही हाथ में है। अब जैसे जैसे जलियांवाला बाग की न्यूज स्प्रेड आउट हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे पुलिस के साथ, उसके बाद अटैक होने लग गया कहाँ पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ब्रूटली रिप्लाई किया, ब्रूटली मतलब बहुत ही कठोरता के साथ रिप्लाई किया। वो ह्यूमिलेट करते थे और टेरराइज करते थे लोगों को। सत्याग्राही जो थे, उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपनी नाक रगड़ो फर्श के ऊपर, क्रॉल करो स्ट्रीट्स पे और सलाम करो जितने भी साहब जा रहे हैं। अब पीपल जो कि थे, और कुछ कुछ विलेजेस में जो कि जैसे गुजरान वाला है, वहां पे बॉम्ब लगा दिए गए। अब वॉयलेंस जब स्प्रेड आउट हुई, तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। कौन सी मूवमेंट को, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुई थी। अब महात्मा गांधी को लग रहा था कि इतने में ना हमारा काम हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुझे ना एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यूनिटी लेके आनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा यूनिटी कैसे आएगी, सबसे ज्यादा यूनिटी आएगी हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लेकर आकर। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आया हमारा खिलाफत। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था, वहां पे हार गए थे ऑटोमन टर्की, और ये रूमर्स थे कि जो ऑटोमन एम्परर है, दैट मींस इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड है खलीफा, उनकी जो पावर्स थी वो भी डिफेंडेड हो गई हैं। ठीक है, तो एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई बॉम्बे में मार्च में 1919 में। यहाँ पे दो यंग ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जिनसे महात्मा गांधी मिले। उन्होंने देखा कि हाँ, हम यूनाइटेडली काम कर सकते हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया। कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 में उन्होंने कन्विंस किया बाकी सबको, और यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो जी ठीक है, अब हम साथ में ही मिलकर ब्रिटिशर्स से अपने देश को बचाएंगे, राइट। फिर आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पहले क्या हुआ था, बेसिकली यहाँ पे ना महात्मा गांधी ने बोला था कि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए रूल कर पाए हैं क्योंकि इंडियंस ने कॉपरेट किया। अगर इंडियंस कॉपरेट ही नहीं करते, तो ब्रिटिशर्स का रूल बहुत पहले ही कोलैप्स हो चुका होता। अब नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बना, ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ना नॉन कॉपरेशन को बहुत सारी मूवमेंट्स में अनफोल्ड किया, जैसे कि सिविल सर्विसेज बॉयकॉट कर दी, जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज थी वहां पे इंडियंस ने जाना बंद कर दिया, रिप्रेशन यूज होने लग गया। और उन्होंने बोला कि अगर सपोज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दबाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब सितंबर 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली, इन दोनों ने टूर किया एक्सटेंसिवली, और इन्होंने क्या किया,
पॉपुलर सपोर्ट ढूंढा मूवमेंट के लिए। अब यहाँ पे जो कांग्रेस था ना, कांग्रेस ऑलवेज वांटेड टू पार्टिसिपेट, मतलब कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना था काउंसिल इलेक्शंस के लिए नवंबर 1920 के। तो कांग्रेस ने ना कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि नहीं हम ऐसा नहीं चाहते, मतलब कांग्रेस अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी ब्रिटिशर्स के। और उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ नेगोशिएशंस हुए, उसके बाद कांग्रेस भी मान गई। तब नागपुर में दिसंबर 1920 में जब एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि हाँ चलो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्प्रेड आउट करते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, नॉन कॉपरेशन ने कैसे फंक्शनिंग करी, वो कितनी सक्सेसफुल थी और कितनी अनसक्सेसफुल थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज यू आर फ्री टू राइट इट डाउन कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक फॉरवर्ड करूंगी इसी पे ही, तो आप प्लीज मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं इन शॉर्ट्स अब डालने बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।